हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमारा वीडियो सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग कक्षा 12 के इतिहास के कालक्रम और तिथि से रिलेटेड हम लोग सीरीज अपनी चला रहे थे, उसका आज तीसरा पार्ट है। इसके पहले के 2 पार्ट में हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियों को कवर किया था, और जिसमें हमने उस काल से रिलेटेड ऐसे इम्पोर्टेंट तिथि को हमने देखा था जो कि बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी हैं और आगे भी वहाँ से पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है भारत की, इसकी शुरुआत 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ होती है। लेकिन इसके पहले हम लोग भारत में विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखते हैं। और तो सबसे पहले जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट है, उसमें पहली डेट आती है 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया। अगर बात करें कि कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं व्यापार करने की दृष्टि से, तो सबसे पहली है पुर्तगाली, अगली है डच, तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज जिन्हें आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं डेनिश यानी कि डेनमार्क के, और सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। तो वास्को डी गामा जो कि 1498 ईस्वी में भारत आता है, ये एक पुर्तगाली ही था। सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आते हैं। तो वास्को डी गामा भारत में कहाँ आता है? यह सबसे पहले आता है केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे आता है, जहाँ का शासक जमोरिन इसका स्वागत करता है। तो 1498 इम्पोर्टेंट डेट है। अगली डेट है 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और इस समय भारत में शासन होता है अकबर का, और यूरोप की जो महारानी एलिजाबेथ होती हैं, और यही पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान करती हैं। अगली महत्वपूर्ण डेट है 1664 ईस्वी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यह महत्वपूर्ण डेट है हमारे परीक्षा के नज़रिए से। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण डेट है जहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है, वह है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है। यह होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और इसका जो सेनापति होता है लॉर्ड क्लाइव ये होता है।
तो प्लासी के युद्ध के बाद ही मध्यकालीन भारत का अंत और आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। अगली जो महत्वपूर्ण तिथि है 1761 ईस्वी। 1761 ईस्वी को क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। ये किसके बीच में होता है? यह होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। यहाँ पर मराठे पराजित होते हैं और अहमद शाह अब्दाली जो है इस युद्ध में जीतता है। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध है। पानीपत कहाँ है? पानीपत हरियाणा में मिलता है, हरियाणा में स्थित है। और इसके पहले का जो प्रथम युद्ध हुआ था, क्या आपको याद है? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। यह हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था। यहाँ पे अकबर जीते थे, यहाँ पर बाबर जीते थे। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी। अगली महत्वपूर्ण डेट है, यह है 1764 ईस्वी, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से ही संबंधित है, उसी का अगला क्रम है। अंग्रेज जब सिराजुद्दौला के यहाँ पराजित करते हैं तो बाद में वो मीर जाफ़र को सेनापति बनाते हैं। मीर जाफ़र के बाद उसका जो है दामाद मीर कासिम सेनापति बनता है और यह अंग्रेज़ों के शोषण से जो है क्रुद्ध हो जाता है और वह अंग्रेज़ों को बंगाल में विभिन्न व्यापार करने में या अन्य कार्यों में वह अंग्रेज़ों को असहयोग करता है, जिससे अंग्रेज इससे गुस्सा होते हैं। और यह मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, और मीर कासिम को सहायता यहाँ प्रदान करते अवध के नवाब और यहाँ पर आपके आते हैं मुगल शासक जो है यहाँ पर मीर कासिम को सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर मीर कासिम को भी अवध के नवाब और मुगल शासक तीनों को जो है क्या है, पूरी तरह पराजित करते हैं और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। और इसी के बाद अंग्रेज उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मुगल शासक होते हैं शाह आलम सेकंड, इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बाकी अवध के नवाब होते हैं शुजाऊ दौला। तो यहाँ पर मीर कासिम पराजित होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। इसके बाद इसी बक्सर के युद्ध के पश्चात ही 1765 ईस्वी में होती है इलाहाबाद की संधि। तो यह इलाहाबाद की संधि किसके किसके मध्य होती है? यह इलाहाबाद की संधि होती है अंग्रेजों के मध्य और अवध के नवाब प्लस शाह आलम सेकंड के मध्य होती है। यहाँ पर शाह आलम द्वितीय को जो है क्या कर दिया जाता है, एक संधि के तहत इनको कमज़ोर कर दिया जाता है और बदले में शाह आलम अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ का दीवानी अधिकार प्रदान कर देते हैं। दीवानी अधिकार का मतलब है यहाँ से टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल जाता है और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जो अंग्रेज हासिल करते हैं मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के जरिए। इसके बाद उत्तर भारत में अब अंग्रेज़ों का सामना करने वाली या उनको पराजित करने वाली, उनको हराने वाली कोई भी बड़ी शक्ति अब बाकी नहीं रहती है। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इलाहाबाद की संधि। अगली जो इम्पोर्टेंट डेट है 1773 ईस्वी में यह हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट पारित
हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट था क्या? रेगुलेटिंग एक्ट ये था कि जब अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो इसके बाद होता यह है कि इस क्षेत्र में वो मनमाना कर वसूलते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार हो जाता है। यहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। इससे ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी घाटे में चली जाती है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी अपने पर्सनल तरीके से जो है करप्शन में जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था ब्रिटेन की संसद में। ब्रिटेन की संसद में क्यों पारित हुआ था? यह हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट मतलब होता है कि उनको एक प्रकार से उन पर एक बंधन आरोपित करने के लिए कि वो लोग हद में रहें और क्राउन के अधीन रहें। अगली इम्पोर्टेंट है जो महत्वपूर्ण हमारे सामने डेट आती है, वह है 1793 में। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल है, वह अस्थाई बंदोबस्त लागू करता है। अस्थाई बंदोबस्त लागू करता है, बहुत महत्वपूर्ण ये व्यवस्था है। इसके जरिए क्या होता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में यह लागू होता है और वहाँ पर किसानों से एक अस्थाई करार कर लिया जाता है। हालांकि मीडिएटर जमींदार होते हैं और वो एक अस्थाई जो कर होता है वह प्रतिवर्ष अंग्रेजों को प्रदान करते हैं। तो इसमें इससे ज़्यादा भी जानना जरूरी नहीं है। अगला इम्पोर्टेंट है 1798 में, तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि प्रणाली लागू किया जाता है। अभी के लिए इतना आप जानते रहें कि यह लागू हुआ था। बाकी अस्थाई बंदोबस्त और जो सहायक ये संधि वाला टॉपिक है, यह आपके जो है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इसका महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो इससे भी रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा डिटेल में। अभी हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारा टॉपिक इस व्यवस्था को समझाना नहीं है। हमारा जो मुख्य टॉपिक है, इस तिथि को हमें समझना है। तो अगली जो महत्वपूर्ण डेट है वह है 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय होते हैं गवर्नर जनरल। वह सती प्रथा को भारत में इस पर प्रतिबंध लगाते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण डेट है 1848 में। डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति लागू किया जाता है। तो राज्य हड़प नीति को एक बार सारांश में देख लेते हैं। तो डलहौजी एक ऐसी नीति लाते हैं, इसे व्यापगत का सिद्धांत भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसके तहत डलहौजी ने एक ऐसा नियम बनाया कि जिस राज्य के राजा का जो पुत्र है यानी उत्तराधिकारी है, वह अगर उस राजा का प्राकृतिक पुत्र नहीं है, जैविक पुत्र नहीं है, मतलब उसका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, बल्कि उस राजा ने गोद लिया है, तो ऐसे राज्य को राज्य करने का अधिकार नहीं होगा, उसे ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अंग्रेज़ों द्वारा भारत में अपना जो राजनीतिक प्रसार है उसको करने का एक प्रकार से यह अप्रत्यक्ष तरीका था। अगला इम्पोर्टेंट है 1856 ईस्वी में। तो अवध जो रियासत है, इसे कुशासन के आधार पर अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते हैं। इसका बहुत विरोध होता है। वहाँ के नवाब होते हैं वाजिद अली शाह। कौन होते हैं? वाजिद अली शाह। उनको कुशासन के आधार पर कि ये अपने राज्य का शासन सही से नहीं चला रहे हैं, यह आरोप लगाकर इनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। जबकि वास्तविकता यह थी कि जनता इनके शासन से खुश थी। जब इनका राज्य छीना गया तो वहाँ की जनता ने एक प्रकार से विरोध किया था। और आगे चलकर जो 1857 का विद्रोह होता है, वह उसमें अवध का जो विलय किया गया था, इसका एक बड़ी भूमिका थी। अगला जो इम्पोर्टेंट डेट है वह है 1857।
यह बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि इसी दिन मेरठ में महान स्वतंत्रता संग्राम या महाविद्रोह प्रारंभ होता है। तो ये था क्या, यह होता है 10 मई को प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? यह प्रारंभ होता है 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होता है। यह अंग्रेजों के खिलाफ संगठित रूप से भारतीयों द्वारा किया गया पहला महाविद्रोह था। इसीलिए कुछ कुछ विद्वान इसे महान स्वतंत्रता संग्राम का क्या है, संज्ञा देते हैं। और वीडी सावरकर ने तो इसे जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोल दिया था। उनकी किताब भी इसी नाम से आई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। 1857। अगला 1875। इस दिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये महत्वपूर्ण डेट है। अगली है 1885। यह डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1885 यह एक प्रकार से आधुनिक भारतीय इतिहास की, हम इसे एक युगांतकारी और परिवर्तनकारी या एक महान घटना के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि पहली बार भारतीयों ने देश में राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी पार्टी का गठन किया जो कि देश में स्वतंत्रता हेतु लोगों को संगठित कर सके। तो 1885 में कौन सी घटना होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसकी होती है स्थापना। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। 1885 में होती है, कहाँ पर होती है? बम्बई में होती है। बम्बई में पहली बैठक होती है और ए ओ ह्यूम जो है इसके संस्थापक होते हैं। प्रथम अध्यक्ष होते हैं W.C. बनर्जी, जिन्हें योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। और टोटल इस प्रथम जो बैठक होती है 72 सदस्य होते हैं। और इस तरह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और इस समय जो अंग्रेज वायसराय थे वो डफरिन जो है वायसराय होते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यही कांग्रेस आगे चलकर 1947 तक भारत के आज़ादी में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। अगली महत्वपूर्ण जो डेट हमारे सामने आती है यह है 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन का निर्णय लिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और इसी के विरोध में बंगाल में 1905 ईस्वी में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। अगली महत्वपूर्ण जो घटना है वह कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल सबसे पहले मिलता है मिंटो से, जो उस समय भारत के गवर्नर होते हैं, वायसराय होते हैं। उसके बाद जो है ढाका में जो कि बांग्लादेश की जो है राजधानी है, उस समय भारत का हिस्सा था। वहाँ पर नवाब सलीमुल्लाह इनके जो है द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। यह आगे चलकर मुसलमानों को, जो भारतीय होते हैं, उनको लामबंद करने का काम करता है। अब अगली जो महत्वपूर्ण डेट है वह है 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन होता है। इसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों में मतभेद हो जाता है और इनके बीच में जो है बंटवारा हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जो है ये घटना थी और सूरत में हुई थी। मैप का भी सवाल है, पूछता है ऐसे करके कि
कौन सा स्थान जहाँ पर सबसे पहले वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। तो सूरत कहाँ पर है? सूरत है गुजरात में। तो मैप में आपको गुजरात में दर्शाना पड़ेगा। तो अगर मैप में मैं दिखा दूं, जैसे ये अपना इंडिया है, तो यहाँ पर आपको यह है सूरत। अगला जो महत्वपूर्ण डेट हमारे सामने आती है, जो महत्वपूर्ण घटना, ये थी 1909 में मार्ली मिंटो सुधार। मार्ली मिंटो सुधार क्या था? ये 1909 का ब्रिटिश अधिनियम था। जो गवर्नमेंट होती है यहाँ की, यूरोप की, ब्रिटेन, वह भारत में शासन को चलाने के लिए हर 10 साल में एक कानून लाती है, जिसे भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। लेकिन उस समय जो गवर्नर होते हैं उनके नाम पर इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप देखेंगे 1909, फिर 1919 ऐसे करके आएगा ये अधिनियम। 1911 की क्या घटना है? बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन कैसे समाप्त होता है? तो 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है। दिल्ली दरबार लगाया जाता है और यहाँ पे जो है दिल्ली में आते हैं इंग्लैंड के प्रिंस, ब्रिटेन के प्रिंस आते हैं और उनकी जो महारानी आती हैं, वो दिल्ली में आते हैं। 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं होती हैं। पहला होता है बंगाल विभाजन का जो निर्णय करजन ने लिया था, इसे कर दिया जाता है खत्म। और बच्चों अगला क्या होता है? अगला होता है 1911 में ही कलकत्ता की जगह, किसकी जगह? कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का निर्णय होता है। लेकिन यह निर्णय लागू कब होता है? लागू होता है 1912 में। कोलकाता से दिल्ली राजधानी बना दी जाती है। 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका लौटते हैं। और इसी के बाद, यह बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, इसी के बाद क्या होता है? इसी के बाद देश में राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी चरण शुरू हो जाता है। अब 1916 में क्या है? 1916 में लखनऊ समझौता कांग्रेस का होता है। महत्वपूर्ण घटना क्या होती है? पहला होता है कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। 1916 क्या घटना है? 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया जाता है। किसके द्वारा? एनी बेसेंट और तिलक जी द्वारा। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है 1917 में होती है। गांधी जी द्वारा चंपारण, बिहार के चंपारण में एक सत्याग्रह है, उसमें गांधी जी जाते हैं और वहाँ पर किसानों को न्याय दिलवाते हैं। एक ही 1918 की घटना है, वह है अहमदाबाद मिल आंदोलन में गांधी जी सहायता करते हैं वहाँ के मिल मजदूरों का। और 1918 में ही वह क्या करते हैं? गांधी जी गुजरात के खेड़ा के किसानों को न्याय दिलाते हैं। फिर 1919 आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड इस दिन होता है। लेकिन उसके पहले 1919 में क्या होता है? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा होती है, जहां पर 13 अप्रैल को जनरल ओडायर यहाँ पर निहत्थी भीड़ पर गोली चला देता है। यह एक भारतीय इतिहास की बहुत एक काला दिन के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि कई मासूम लोगों की मौत हो गई थी। फिर 1920 में 1 अगस्त को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया जाता है, जो कि 1922 में गुजरात में चौरी चौरा की घटना के साथ समाप्त हुआ।
जो कि 4 या 5 फरवरी को माना जाता है। और चौरी चौरा कहाँ होती है? चौरी चौरा स्थान है गोरखपुर में। यहाँ पर गुस्साई भीड़ थाने में आग लगा देती है, जिससे कई पुलिसकर्मी जल जाते हैं। तो गांधी जी आंदोलन की प्रकृति को अहिंसक होता देख क्या करते हैं, वो इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण डेट यहाँ पर एक और नोट कर सकते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। किसके द्वारा? ये होता है CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू ये जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। एक घटना जो 1925 की है वह है काकोरी कांड। इसका नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन एक्शन भी रख दिया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण तिथि है 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। यह गठन साइमन कमीशन 1928 में आता है। चूँकि इसमें 7 सदस्य होते हैं, 7 अंग्रेज होते हैं, इसीलिए इस कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध होता है और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, हमने देख लिया। 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है। बहुत महत्वपूर्ण डेट है क्योंकि 1928 में ये जो बारदोली सत्याग्रह है, इसी में जो है सरदार पटेल जी को जो है सरदार की उपाधि प्रदान होती है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर रावी नदी के किनारे लाहौर था और कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कब हुआ था? 31 दिसंबर को हुआ था। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज का जो है नारा लगा था। अध्यक्ष कौन थे? बोसता है अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी, तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, इसके अध्यक्ष थे। अगला महत्वपूर्ण जो तिथि है 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। कैसे प्रारंभ किया जाता है? 12 मार्च को साबरमती से गांधी जी अपने समर्थकों को लेकर निकलते हैं और 6 अप्रैल को दांडी, और दांडी कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पर नमक कानून तोड़ते हैं और यहीं से ही 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। यह असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी का दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कोई भारतीय भाग नहीं लेता। फिर बीच में 1931 में ही गांधी इरविन जी का समझौता होता है। इसीलिए गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में ही हुआ था, इसमें गांधी जी भाग लेने जाते हैं। फिर इसमें कोई हल नहीं मिलता तो गांधी जी वापस आते हैं और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये बहुत सिंपल सा है। 30 में प्रथम गोलमेज, 31 में सेकंड गोलमेज, 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित होता है। यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखेंगे। 1942 में क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है, तीसरा राष्ट्रीय आंदोलन। 1942 की एक महत्वपूर्ण घटना है, एक और है, वह है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है यह भारत आता है। यह असफल होता है, तभी जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। इसी में गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। अगली महत्वपूर्ण डेट है बच्चों
अभी हमने देखा 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, वो था शाही नौसेना का विद्रोह। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब 15 अगस्त 1947, इससे तो आप और हम सब लोग इसको जानते हैं, बचपन से ही हम इसे मनाते आ रहे हैं हर साल। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत स्वतंत्र हुआ था। यह एक हमारे लिए एक गर्व का क्षण था। उसके पश्चात जो अगली डेट है वह है 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इसीलिए हम लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। 1964 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। जैसे 1951 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। एक महत्वपूर्ण डेट है 1948। इस दिन क्या हुआ था? नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट है जो छूट गई थी, मैंने इसको यहाँ भी मेंशन करवा दिया है। तो इस तरह बच्चों आज हमारी ये सीरीज ख़त्म होती है जिसे हमने शुरू किया था। इससे रिलेटेड हमारे जो वीडियोस इसके पहले 2 आ चुके थे, यह तीसरा था जिसमें हमने कक्षा 12 के इतिहास में पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि और कालक्रम को कवर किया है। इसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण डेट को इसमें मेंशन किया है और यह मेरा दावा है कि आपके जितने भी प्रश्न, हालांकि 10 ही आते हैं, 10 नंबर के आते हैं, तो जितने भी प्रश्न आएंगे मेरा वादा है सभी प्रश्न, एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। यह मेरा आपसे वादा है। नहीं तो एग्ज़ाम के बाद आप मुझसे मिलिएगा, आप यहाँ कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपके वीडियोस नहीं आया। लेकिन मैं जान रहा हूँ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके करीब 20 साल के पेपर में जो पूछे गए थे वहाँ से मैंने छांटे हैं और यहाँ पर मेंशन किया है और सभी प्रश्नों को ऐड किया है और ख़ासकर उन प्रश्नों पर मैंने बल दिया है जो बार बार पूछे गए हैं। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आप केवल डेट नहीं पढ़ रहे थे, मैंने उससे रिलेटेड अन्य चीज़ें भी बताई हैं, आपका मैप भी क्लियर करवाया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसके पहले के 2 पार्ट को भी आप ज़रूर देखिए। और मैं वादा करता हूँ आगे आने वाले समय में ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एकेडमी से रिलेटेड एकेडमिक स्टडी यानी कि 9th 10th और 11th 12th से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको उठाऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा। अब मेरा जो है अगला जो टारगेट है कि 10 नंबर का एक सवाल और आता है, वह है मैप का सवाल। अब मैप के जितने भी सवाल हैं मैंने उसको क्या किया है कि बार बार हर साल पूछे जाने वाले सवाल टोटल 40-50 हैं, वहीं से ही आता है। मैं उसको भी मैंने जो है अलग किया है और एक PDF बनाया है, मैं जल्द ही आपके सामने लाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।